All right, Komal, good evening. ठीक है, so now let me start the screen share with you. You should be able to see the screen. ठीक है, तो पिछले क्लास में हमने ये सब देख लिया था, मेम्ब्रेन प्रोटीन कौन से होते हैं, किसका क्या काम होता है. सो दैट इज ऑल समथिंग वी हैव सीन. ठीक है, ये सब चीजें हमने वहां पे देख ली थी. अब लेट्स स्टार्ट विद द सेल वॉल, और वो भी हम सेल वॉल की बात करेंगे हमारे प्लांट सेल की. So we'll start with the cell wall of the plant cell. So basically देखा जाए तो प्लांट के अंदर ही आपका सेल वॉल होता है, राइट, यूकैरियोट्स के अंदर. So let's talk about it. ठीक है, तो चलिए बात करते हैं हमारे यहाँ पे सेल वॉल की. Let's discuss our cell wall. हाँ जी बेटा बताइए, किसी ने हैंड रेज किया था. अच्छा नहीं, हाँ जी, गुड मॉर्निंग कोमल, गुड मॉर्निंग. या लेट्स गुड इवनिंग. गुड इवनिंग कोमल. सो लेट्स टॉक अबाउट द सेल वॉल. और ये जो आपकी सेल वॉल होती है प्लांट्स के अंदर, अगर हम इसकी बात करते हैं प्लांट्स के अंदर, तो प्लांट्स में सेल वॉल किससे बनी हुई होती है? अरे 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 अरे, सेल वॉल प्लांट्स के अंदर किससे बनी हुई होती है? वो सी से स्टार्ट होता है हमारा वर्ड, सी. सेल्यूलोज. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. सेल्यूलोज से बनी होती है आपकी सेल वॉल. तो ये हमने पढ़ा था बचपन की क्लास में. बचपन में हम लोग पढ़ते थे कि सेल्यूलोज से बनी होती है हमारे यहाँ पे सेल वॉल. तो उसको ही हमें आज थोड़ा डिटेल में देखना है. तो अगर आज की डेट में आपके हाथ में मैं सेल वॉल निकाल के देता हूं, अगर प्लांट सेल की, अगर मैं आपको सेल वॉल निकाल के दूंगा अगर आपके हाथ के अंदर, तो आपको उसके अंदर तीन चीजें मिलती है. यू विल गेट टू हैव थ्री थिंग्स इन द प्लांट सेल वॉल. और वो तीन चीजें आपकी यहाँ पे होंगी. एक तो आपका होगा सेल्यूलोज, एक तो ये आपको मिलेगा. देन यू विल हैव समथिंग लाइक हेमीसेल्यूलोज, ये आपकी दूसरी चीज होती है. और तीसरी चीज जो आपको हमें मिलेगी, दैट इज योर पेक्टिन. तो ये बात आप रखना याद कि सेल वॉल के अंदर, प्लांट्स के सेल वॉल के अंदर आपको तीन चीजें मिलती है. हम बचपन में जब पढ़ते थे तब हम सिंपल तरीके से याद रखते थे सेल्यूलोज, क्योंकि वो सबसे ज्यादा अमाउंट में होता है. बट इसके अलावा आपको और भी तीन चीजें मिल जाएंगी यहाँ पे. तो उन तीन चीजों का नाम आप रखेंगे यहाँ पे याद, दैट इज माई सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पेक्टिन. तो ये तीन चीजें आपको मिलती है सेल वॉल के अंदर. सो दिस शुड बी क्लियर टू यू. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं ना. इसके ऊपर हम चीजों को हमारे यहाँ पे समझेंगे, उसको हम यहाँ पे करेंगे बिल्ड. राइट, तो यहाँ पे हम देखते हैं हमारी पिक्चर को. अगर आप पिक्चर को यहाँ पे देखोगे, सो यू कैन वेरी क्लियरली सी आपका ये जो ब्लू ब्लू कलर के यहाँ पे जो बंडल्स आपके यहाँ पे लगे हुए हैं, ऑल दिस ब्लू कलर के बंडल्स ओवर हियर आर माय सेल्यूलोज. ये जो ब्लू कलर के बंडल्स आप लगे हुए हैं, ये सारे के सारे मेरे यहाँ पे है सेल्यूलोज. ठीक है, सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो. राइट, देन अगर आप यहाँ पे देखते हो, ये जो ग्रीन वाले जो बंडल्स यहाँ पे हैं, ग्रीन वाले बंडल्स नहीं, ये पर्पल वाले, पर्पल वाले बंडल यहाँ पे दिख रहे हैं. हाँ जी, ये है मेरे यहाँ पे पेक्टिन. सो दैट इज नॉट बी अ पेक्टिन ओवर हियर. ये आपका यहाँ पे हो जाता है पेक्टिन. और एक और चीज आपको मिलती है जो यहाँ पे मेंशन नहीं की हुई, बट यू विल गेट टू सी वन मोर थिंग ओवर हियर, एंड दैट वन मोर थिंग ओवर हियर इज गोइंग टू बी योर हेमीसेल्यूलोज. तो यहाँ पे कहीं आपको आपका अभी यहाँ पे लेबल नहीं किया हुआ, बट यू विल ऑल्सो हैव द हेमीसेल्यूलोज. ये तीन चीजें आपको मिलती हैं यहाँ पे देखने के लिए. अब यहाँ पे आपको एक और चीज याद रखनी है कि अगर कभी आप प्लांट सेल को ऑब्जर्व करते हो, इफ यू ऑब्जर्व अ प्लांट सेल, सो लेट्स ये मेरा यहाँ पे प्लांट सेल. ठीक है, सो लेट मी मेक, ये इसकी सेल वॉल है और ये है इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, अब जो दो प्लांट सेल आपके होते हैं वहां पे, वो एक दूसरे से रहते जुड़े हुए हैं. सो जनरली आपको क्या लगेगा कि आपके जो प्लांट सेल है वो एक दूसरे से चिपके हुए हैं. तो आपके जो प्लांट सेल है, अगर आपको एक दूसरे से चिपके हुए आपको मिल रहे हैं, तो उनको चिपकने के लिए, उनको जोड़ने के लिए आपने यहाँ पे कोई इन्वॉल्व होगा. सो यू विल हैव समथिंग ओवर हियर. आपको दो प्लांट सेल के बीच में आपको कुछ तो भी यहाँ पे देखने के लिए मिलता है. यू विल गेट टू हैव समथिंग जो आपके दो प्लांट सेल को या उनकी वॉल्स को जोड़ेगा, या उनकी वॉल्स को यहाँ पे वो जोड़ेगा. सो लेट्स सी दैट कि वो यहाँ पे क्या होगा. तो अगर मेरे यहाँ पे दो प्लांट सेल हैं, सो एक प्लांट सेल तो हमने बना के रखा हुआ है, ये मेरा यहाँ पे दूसरा प्लांट सेल. राइट, अब जो दूसरा प्लांट सेल मेरा यहाँ पे बना हुआ है,
इसमें भी हम बनाएंगे हमारा सेल वॉल एंड यूल हैव अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपके जो दोनों सेल है मेरे यहाँ पे, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बीच में व्हाइट कलर का मैंने कुछ बना के रखा है यहाँ पे। सो दिस व्हाइट कलर का सब्सटेंस ओवर देयर, उसकी मदद से मेरे दो सेल यहाँ पे जुड़े हुए होते हैं, या दो प्लांट सेल मेरे यहाँ पे जुड़े हुए होते हैं। तो ये जो व्हाइट कलर का सब्सटेंस मैंने यहाँ पे बना के रखा है, इस सब्सटेंस को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ कैल्शियम। नहीं नहीं नहीं, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ कैल्शियम पैक्टेट। ट्राई काफी अच्छा था आपका, बट इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ कैल्शियम पैक्टेट। इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ कैल्शियम पैक्टेट। सो कैल्शियम पैक्टेट बेटा वो सब्सटेंस होता है जो आपको दो प्लांट सेल के बीच में आपको मिलेगा। सो दो प्लांट सेल के बीच में आपको जो सब्सटेंस मिलता है उसे हम बोलते हैं कैल्शियम पैक्टेट। अगर आपसे कोई पूछे कि कैल्शियम पैक्टेट में क्या होता है, तो आप एक चीज तो काफी क्लियरली बता सकते हो कि हाँ जी इसमें कैल्शियम तो होगा ही होगा। हाँ हाँ, वो तो है ही है। उसके साथ इसमें आपको थोड़ा बहुत मैग्नीशियम भी मिल जाता है, यू ऑल्सो गेट टू सी मैग्नीशियम। और उसके अलावा यू विल हैव द पेक्टिन इन दिस, इसमें आपको पेक्टिन भी आपको काफी अच्छा इसके अंदर मिल सकता है। सो दैट इज व्हाट माय कैल्शियम पैक्टेट इज मेड अप ऑफ। ये मेरा कैल्शियम पैक्टेट इस तरीके से मेरे यहाँ पे बना होता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, सो आप यहाँ पे देख सकते हो, आपका ये जो है आपका यहाँ पे सेल वॉल ये का स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे देखा, मतलब ये आपका सेल वॉल का इंटरनल चीज हम यहाँ पे देख रहे हैं। अगर आप ऊपर देखोगे तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, दे हैव रिटन समथिंग लाइक माय मिडल लेमेला, दिस समथिंग एज माय मिडल लेमेला। ये जो मिडिल लेमेला है बेटा, ये आपका कैल्शियम पैक्टेट से बना हुआ होता है। ये जो मिडिल लेमेला है मेरा यहाँ पे, ये आपका बना होता है आपका कैल्शियम पैक्टेट से। तो ये जो व्हाइट कलर का जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसको आप बोलोगे यहाँ पे एज अ मिडल लेमेला। इसको ही आप यहाँ पे बोलोगे एज अ मिडल लेमेला। दैट इज समथिंग कॉल्ड एज योर मिडल लेमेला। ठीक है। तो अगर आपका कोई फ्रेंड आपको पूछता है कि आपके जो दो प्लांट सेल होते हैं वो एक दूसरे से वहां पे जुड़े हुए होते हैं और बीच में आपका एक सब्सटेंस आपको मिलता है, उस सब्सटेंस को आप क्या बोलते हो, तो आप बोल देना वहां पे मिडल लेमेला। दैट इज कॉल्ड एज माय मिडल लेमेला। फिर आपका अगर फ्रेंड आपको कहता है कि यार ये मिडल लेमेला किससे बना हुआ होता है, व्हाट इज देयर इन द मिडल लेमेला, तो आप बोलोगे कैल्शियम पैक्टेट। देन यू विल टेल हिम दैट इट इज मेड अप ऑफ माय कैल्शियम पैक्टेट। और कैल्शियम पैक्टेट में आपको मिलता है कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड पेक्टिन। ये तीन चीजें आपको वहां पे देखने के लिए मिल जाएगी। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो ओवर हियर। तो ये चीज रखना, दो प्लांट सेल के बीच में आपको हमेशा मिडल लेमेला देखने के लिए मिलेगा। इससे ही मेरे प्लांट सेल जुड़े हुए होते हैं, इनसे ही मेरे प्लांट सेल होंगे हमेशा जुड़े हुए। तो ये चीज आपको यहाँ पे रखनी है याद, राइट। कितना अच्छा होता कि अगर आपके आसपास वाले फ्रेंड ऐसे सवाल आपसे पूछ रहे होते, तो आपका रिवीजन भी हो जाता और उसको भी कुछ पता चल जाता, आपको भी चीजें याद आ जाती। हाउ बेटर इट वुड बी कि तुम्हारा फ्रेंड तुमसे पूछ रहा है कि हार्वेशन केनाल क्या करता है, या तुम्हारा फ्रेंड तुमसे पूछा कि कॉन्ड्रोसाइट्स कहाँ मिलते हैं, राइट। 20, 25, 30% प्रिपरेशन तुम्हारी टेस्ट की वैसी हो जाती उनसे बात करके। बट जनरली ऐसा नहीं होता, या किसी के कोई फ्रेंड हो सकते हैं जैसा करते हो, बट जनरली ऐसा नहीं होता। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। इतनी चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताऊंगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। और आपसे वापस कह रहा हूं मैं, अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही किसी रीजन से, देन प्लीज बताना रिपीट करने के लिए। कई बार नेटवर्क चला जाता है, तब भी आप कुछ मिस कर जाते हो। तो अगर ऐसा भी अगर कुछ हो जाता है, देन प्लीज बता देना, मैं रिपीट कर दूंगा ना। जब भी हम सेल वॉल की बात करते हैं ना प्लांट्स के अंदर, तो सेल वॉल आपकी जनरली होती है आपकी दो टाइप्स की। सो आपके यहाँ पे दो टर्म्स आते हैं। बेटा किसी का माइक कौन है बेटा, हो सके तो आपका माइक बंद कर लीजिएगा। मोनिका, हाँ जी, थैंक यू। सो सेल आपकी दो टाइप की होती है। एक आपकी होती है प्राइमरी सेल वॉल, वन इज गोइंग टू बी योर प्राइमरी सेल वॉल, राइट। अब अगर आपके सामने टर्म आता है प्राइमरी सेल वॉल, तो याद रखना ये आपको एक यंग प्लांट में मिलेगी। दिस इज समथिंग यू फाइंड इन अ यंग प्लांट। एक जो यंग प्लांट होता है जो ग्रो कर रहा होता है, सो यंग प्लांट विच इज एक्चुअली ग्रोइंग, जो आपको बेसिकली अभी ग्रोथ शो कर रहा है, इट इज एक्चुअली ग्रोइंग राइट नाउ। सो उन प्लांट्स के अंदर जो सेल वॉल आपको मिलती है वो आपकी होती है प्राइमरी सेल वॉल। अब प्राइमरी सेल वॉल के बारे में आप कुछ चीजें यहाँ पे याद रखना। आपका प्लांट ग्रो कर रहा है, उसके अंदर आपको प्राइमरी सेल वॉल मिलेगी, राइट। इसके कुछ फीचर्स क्या होते हैं, इसके अंदर जो आपकी जो वॉल होगी, जो वॉल होती है यहाँ पे, वो आपकी होती है थिन, थोड़ी पतली होती है। सो वॉल ओवर हियर इज गोइंग टू बी थिन, राइट। एंड यहाँ पे वॉल एक्सपांड कर सकती है। सो एक्सपांशन ऑफ वॉल कैन बी सीन, एक्सपांशन of wall
कैन बी सीन। इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। समझे, मेरा प्लांट सेल है, समझे मेरा यहाँ पे प्लांट सेल और ये उसकी वॉल है। अगर मैं कह रहा हूँ कि ये एक्सपांशन कर सकता है, दैट मीन्स ये थोड़ा साइज में बड़ा कर सकता है अपने आप को खींच के। और अगर ये साइज में अपने आप को बड़ा कर सकता है तो इससे क्या होगा, पूरा सेल का साइज बड़ा हो जाएगा वहां पे, राइट। पूरा सेल का साइज वहां पे बड़ा हो जाएगा क्योंकि उसने एक्सपांशन किया वहां पे। देन वी विल फाइंड द कंप्लीट साइज ऑफ द सेल कैन इंक्रीज ओवर देयर। सो आपकी जो प्राइमरी वॉल होती है बेटा, इसके अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि थोड़ी बड़ी हो सकती है, खींच के बड़ी की जा सकती है। सो दैट इज व्हाई वी से कि इसके अंदर एक्सपांशन ऑफ वॉल कैन बी सीन। और याद रखना, इसमें जो आपकी जो वॉल होती है वो जनरली आपकी थिन होती है एंड मेड अप ऑफ योर सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन। इसके अंदर जो आपको मिलेगा यहाँ पे, दैट इज योर सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन, लोज एंड पेक्टिन। तो आप एक और चीज आप यहाँ पे याद रख सकते हो कि मेरी जो प्राइमरी सेल वॉल है वो मुझे ग्रोइंग सेल के अंदर देखने के लिए मुझे वहां पे मिल जाती है। दिस प्राइमरी सेल वॉल इज समथिंग आई विल फाइंड इन द ग्रोइंग सेल। जो मेरा सेल वहां पे ग्रो कर रहा है, अभी एकदम यंग है, सो ग्रोइंग सेल के अंदर आपको ये वॉल देखने के लिए इजीली मिल जाएगी। सो ग्रोइंग सेल के अंदर, सो दिस कैन बी सीन इन माय ग्रोइंग सेल। सो ग्रोइंग सेल में आपको ये काफी क्लियरली आपको देखने के लिए मिल जाती है, ठीक है। मैच्योर प्लांट में नहीं, मैच्योर प्लांट या मैच्योर सेल में आपको प्राइमरी सेल वॉल नहीं मिलती। तो ये तीन चीजें आप यहाँ पे याद रख लेना कि प्राइमरी सेल वॉल आपको यंग प्लांट या ग्रोइंग प्लांट में आपको मिलेगा, ठीक है। इस वॉल के अंदर एक तो वो थिन होगी, पतली वॉल होगी, वो थिन होगी। एक्सपांशन ऑफ वॉल कैन बी सीन, ये वॉल अपने आप को बड़ा कर सकता है, ये अपने आप को अगर बड़ा कर सकती है वॉल खींच के, तो उससे क्या होगा, आपका सेल साइज भी इंक्रीज करेगा। सो दैट एक्चुअली इवेंचुअली हेल्प्स इन द ग्रोथ, वो इवेंचुअली आपका ग्रोथ में मदद करता है। और सेल वॉल आपके यहाँ पे बनी होती है सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन से। ये इन तीन चीजों से मेरी सेल वॉल यहाँ पे बनी होगी। तो क्या आपको ये वाले पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर है? आर दिस पॉइंट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। ठीक है, तो ये बात, हाँ जी। और कोई चीज रिपीट करने वाली होगी तो प्लीज बता देना, तो मैंने आपको उसे रिपीट कर देना है। सो दैट इज व्हाट यू गेट टू सी इन द प्राइमरी सेल वॉल। अब हम यहाँ पे हमारी दूसरी सेल वॉल देखते हैं जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी सेल वॉल, राइट। चलिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, लेट मी जस्ट ट्राई टू टेल यू सेकेंडरी सेल वॉल ओवर हियर ओनली। तो जब मैं बात करता हूँ मेरे सेकेंडरी सेल वॉल की, when I talk about secondary wall और secondary cell wall, तो याद रखना ये बाद में बनती है। पहले जो आपका होता है वो आता है आपका प्राइमरी वॉल होती है, राइट। सेकेंडरी वॉल आपकी आती है बाद में। तो ये आपको मिलेगी एक मैच्योर प्लांट के अंदर, राइट। इट विल बी सीन इन द मैच्योर प्लांट, या मैं इवन कह सकता हूं इट कैन बी सीन इन माय मैच्योर सेल। एक सेल जब बिल्कुल मैच्योर हो जाता है ना, मैंने सेल गेट समझे मैच्योर, सो एक मैच्योर सेल के अंदर आपकी सेकेंडरी सेल वॉल आपको देखने के लिए मिलती है। एक मैच्योर सेल वो होता है जो फर्दर डिवाइड भी नहीं करेगा, उसने डिवीजन करके उसको जो बनना था वो बन चुका है, और वो फर्दर डिवाइड भी नहीं करेगा, वो अपना नंबर भी वहां पे नहीं बढ़ाएगा, मतलब उसका काम हो चुका है, वो अपना सिर्फ काम वहां पे रोल प्ले करेगा। सो मैच्योर सेल के अंदर आपको सेकेंडरी सेल वॉल मिल जाती है, राइट। सेकेंडरी वॉल जब आपकी बनाई जाती है, सो सेकेंडरी वॉल इज गोइंग टू बी मच मोर हार्डर। सो सेकेंडरी वॉल जो आपकी होती है ये थोड़ी आपकी हार्ड होती है। सो सेकेंडरी वॉल is generally going to be harder in nature. प्राइमरी वॉल से अगर देखा तो एक तो ये थिक होती है, एक तो याद रखना दिस इज गोइंग टू बी एक्सक्यूज मी, दिस इज गोइंग टू बी थिक, राइट, एंड गोइंग टू बी हार्डर। सो थोड़ी हार्डर भी रहेगी और यहाँ पे थिक भी रहेगी। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि यार ये इतनी हार्ड क्यों बनती है, मतलब ये इतनी हार्ड क्यों है? तो पहली चीज आप समझो कि अब आपके सेल को ग्रो नहीं करना, अब आपके सेल को ग्रो नहीं करना, तो उसको एकदम लाइट या फ्लेक्सिबल रखने का मतलब नहीं है। सो दैट इज व्हाई द वॉल इज गोइंग टू बी थिक एंड हार्डर। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि आपकी जो सेकेंडरी वॉल है उसके अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, व्हाट डू यू गेट टू सी इन द सेकेंडरी वॉल? तो उसका आंसर यहाँ पे ये होगा कि आपका वो सब तो होता ही है, यू विल हैव सेल्यूलोज, और वो सब तो आपका यहाँ पे डाला जाएगा ही। सो सेल्यूलोज भी यहाँ पे डाला जाएगा, हेमीसेल्यूलोज भी आपका यहाँ पे डाला जाएगा, ये सब तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। दिस इज समथिंग यू विल गेट टू सी। यू विल आल्सो हैव अ पेक्टिन, वो सब तो आपका एडिशनली डाला जाता है, ठीक है। तो तुम ऐसा सोचो कि एक बार प्राइमरी वॉल बन गई, उसके बाद और चीजें डाली जाएंगी। जब आपको सेकेंडरी वॉल बनानी होगी ना, तो और ये चीजें आपकी डाली जाती है। आप सेलुलोज डालते हो, हेमिसेलुलोज डालते हो, पेक्टिन आप और ऐड करते हो।
बट इन सब के अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज और डाली जाती है यहाँ पे, एंड दैट कैन बी योर लिग्निन। और लिग्निन जो आपको होता है, ये टर्म आपने पहले भी सुना है, अगर आपको याद हो तो लिग्निन हमने सुना था स्क्लेरेनकामा के अंदर, याद करिए आप लोग। स्क्लेरेनकामा के अंदर हाँ जी आपको लिग्निन मिलता था, तो वही लिग्निन आप यहाँ पे भी लगाते हो, डाला जाता है, तो इससे आपकी थोड़ी और हार्डनेस आती है। सो लिग्निन इज बेसिकली द रीजन जिसके वजह से आपका यहाँ पे सेल वॉल जो यहाँ पे होगा वहां थोड़ा और हार्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात याद रखना, सेकेंडरी वॉल आपको मिलती है मेच्योर सेल के अंदर। ठीक है, ये आपकी थिक होती है, हार्ड होती है। सिंपल सी बात है, ये जो मेरे मेच्योर सेल है ये फर्दर डिवाइड नहीं करने वाले, इनका साइज और इंक्रीज नहीं होगा, तो इनके अंदर फिर आप सेकेंडरी वॉल बनाना चालू करते हो। पहले होती है प्राइमरी वॉल एंड देन यू स्टार्ट एडिंग द सेकेंडरी वॉल इन देम। और सेकेंडरी वॉल के अंदर याद रखना, यू विल हैव द सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन तो होगा ही होगा, बट एडिशनली यू विल हैव द लिग्निन। एडिशनली आपको वहां पे लिग्निन भी देखने के लिए आपको वहां पे मिल जाता है। So this is something you have to know in terms of the secondary wall. तो ये चीज आपको रखनी है यहाँ पे याद। तो क्या आपको सेकेंडरी वॉल और प्राइमरी वॉल यहाँ पे क्लियर है? Are the students clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. और कहीं पे भी कोई भी डाउट आए तो प्लीज पूछ लेना। मैं आपको ये पिक्चर थोड़ी सी समझाता हूँ। पिक्चर अगर आप देखोगे ना यहाँ पे, तो पहले आपको बनता है प्राइमरी वॉल। यू कैन सी ग्रीन वाला जो आपका यहाँ पे है वो आपका प्राइमरी वॉल है, और प्राइमरी वॉल के अंदर के साइड पे आपका सेकेंडरी वॉल बनता है। सो प्राइमरी वॉल के अंदर के साइड, ये जो मरून कलर का जो एरिया है ना, दैट इज माय सेकेंडरी वॉल। ठीक है, सो याद रखना, ऑन द इनर साइड ऑफ प्राइमरी वॉल, सो ऑन द इनर साइड ऑफ प्राइमरी वॉल, ऑन द इनर साइड ऑफ प्राइमरी वॉल योर सेकेंडरी वॉल इज फॉर्म। उसके अंदर आपका सेकेंडरी वॉल आपका बनाया जाएगा, राइट। और येलो लाइन तो आपके यहाँ पे है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और आप देख सकते हो कि सेल यहाँ पे कैसे जुड़े हुए हैं, आपके सेल यहाँ पे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं विद द हेल्प ऑफ योर मिडल लेमेला। और आप मुझे बता दो मिडल लेमेला किससे बना हुआ होता है? व्हाट आर द थिंग्स आई फाइंड इन द मिडल लेमेला? Calcium pectin. Calcium, pectin, and magnesium. Calcium, magnesium, pectin. हाँ जी, कैल्शियम पैक्टेट, कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टिन लगा होता है, तो हम जनरली टर्म यूज करते हैं यहाँ पे एज अ कैल्शियम पैक्टेट, उससे बना होता है आपका यहाँ पे मिडल लेमेला। तो बस यही चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। दीज आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू नो इन दिस। तो ये हो गया यहाँ पे आपका सेल वॉल। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू नो इन टर्म्स ऑफ द सेल वॉल। ठीक है, थोड़ा हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। प्लांट सेल वॉल जनरली आपका बना होता है मेनली आपके सेलुलोज से, बट याद रखना और भी दो चीजें होती है। एल्गे की अगर हम बात करें तो एल्गे की सेल वॉल के अंदर आपको मिलेगा सेलुलोज, मेनन्स एंड गैलेक्टेंस। सो थोड़ा सा अलग होता है एल्गे का सेल वॉल। मेनली आपको सेलुलोज ही मिलेगा, बट उसके साथ यू कैन हैव समथिंग लाइक माय मेनन्स एंड गैलेक्टेंस भी आपको उसके अंदर मिल जाता है। फंगाई का हम लोग देख चुके हैं चैप्टर 2 के अंदर। फंगाई के अंदर आपको काइटिन मिल जाता है, काइटिन इज सीन इन द सेल वॉल। याद करिए हमने ये किया था काइटिन वाला चीज, वी हैव डन द काइटिन। Yes, sir. ठीक है, देन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सो सेल वॉल, सर मैनिन और ग्लैक्टिन क्या होता है? क्या बेटा वापस बोलेगा? सर ये मैनिन एंड ये ग्लैक्टिन बेटा क्या एक होते हैं? टाइप के लाइक दे आर वन काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये एक टाइप के आपके कार्बोहाइड्रेट है। सो दे आर वन टाइप ऑफ योर कार्बोहाइड्रेट। ये एक Yes, sir. टाइप के आपके कार्बोहाइड्रेट हैं जो आपको मिलते हैं सेल वॉल के अंदर ओनली इन योर बैक्टीरियाज। सो दे आर वन टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, दोनों के दोनों। ठीक है, और आप वहां पे मिलते देखें तो एक एडिशनल अलग चीज होती है थोड़ी सी, जो आपको एल्गा के सेल वॉल में आपको मिल जाती है। तो इतना आपको याद रखना है। ठीक है, देन सेलुलोज, हेमिसेलुलोज एंड पेक्टिन, ये आपको मिलना है आपके प्लांट सेल वॉल के अंदर। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि यार सेलुलोज किससे बना हुआ होता है, तो आपका आंसर होगा यहाँ पे ग्लूकोज। सो सेलुलोज इज बेसिकली मेड अप ऑफ माय ग्लूकोज, राइट। तो आप ऐसा सोचो कि नेचर में क्या होता है कि कई सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल जोड़ के आपका बनाता है आपके सेलुलोज। तो कई सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल जुड़ते हैं एंड दैट इज व्हाई वी से पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, एंड उस तरीके से आपका सेलुलोज बनाया जाता है। हेमिसेलुलोज दे फॉर्म द क्रॉस लिंक बिटवीन द सेलुलोज फाइबर्स। ये आपको मिल जाएगा सेल वॉल के अंदर क्रॉस लिंक बनाते हुए। एंड देन यू हैव द पेक्टिन, इट इज अ पॉलीसेकेराइड हैविंग द जेल लाइक कंसिस्टेंसी। जैसे जेल होता है ना आपका, उस तरीके से इसकी कंसिस्टेंसी होती है पेक्टिन की। दैट इज हाउ द पेक्टिन इज गोइंग टू बी। तो ये तीन चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट। हाँ, अब ये भी देख लो जो हमने अभी देखा था यहाँ पे, प्राइमरी सेल वॉल सीन इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ ग्रोथ। अर्ली स्टेज में आपको मिलेगा देखने के लिए, यहाँ पे आपको सेलुलोज मिलता है, हेमिसेलुलोज मिलता है, पेक्टिन मिल जाता है, राइट। सेकेंडरी वॉल सीन इन द मेच्योर प्लांट्स, मेच्योर प्लांट्स में मिलेगा। यहाँ पे आपकी वॉल काफी ज्यादा थिक होती है, राइट।
एंड प्रेजेंस ऑफ मोर अमाउंट ऑफ सेलुलोज एंड लिग्निन। तो सेलुलोज तो यहाँ पे ज्यादा होता ही है, बट लिग्निन भी यहाँ पे आपका ऐड किया जाता है, जो आपके लिए नया है। एंड उसके वजह से ही आपका यहाँ पे जो वॉल होगा वो आपका हार्ड होगा, थिक होगा। सो ये चीज आपको यहाँ पे रखनी है याद। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू नो, जो हमने अभी भी यहाँ पे देखा था। रोल देख लेते सेल वॉल का, ये तो बड़ा सिंपल है। स्ट्रक्चरल सपोर्ट, स्टेबिलिटी एंड रिजिडिटी टू द प्लांट सेल, एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्लांट पैथोजन। कोई भी बाहर से कोई इंसेक्ट आके प्लांट को खाए ना, उसको नुकसान ना करे, एक तो वो काम होता है बचाना। देन स्टेबिलिटी और स्ट्रॉन्गनेस, रिजिडिटी प्रोवाइड करेगा यहाँ पे, एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट। ये काम होते हैं मेरे यहाँ पे सेल वॉल के। ठीक है, अब कोई मुझे फटाफट बता दे कि आपकी जो सेल वॉल होती है बैक्टीरिया में, वो किससे बनी हुई होती है? बैक्टीरिया में सेलुलोज, लाइनेन एंड ग्लाइकेन्स। बैक्टीरिया बाबा, बैक्टीरिया आपने एल्गी का बता दिया मुझे। आपने मुझे यस सर। हाँ, बैक्टीरिया में किसके अंदर बनी होती है सेल वॉल? पेप्टिडोग्लाइकेन। ये तो अब मैं आपसे इतनी बार पूछ चुका हूँ कि अब सुबह सुबह वाइवा के अंदर उठा के भी अगर आपको पूछा जाए तब भी आप एकदम से आंसर कर सकते हो। सो पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी हुई होता है आपकी सेल वॉल इन योर बैक्टीरिया। याद रखना, हमने ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों की सेल वॉल को देखा था और समझा था। तो मुझे बताइए, ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव में से किसके अंदर ज्यादा होता है मेरा लिपिड कंटेंट? किसके अंदर होगा? ग्राम नेगेटिव। ग्राम नेगेटिव। ठीक है, राइट, याद है, वेरी गुड। ऑलराइट, सो दिस इज समथिंग वी हैव डन। ये सब हम करते हैं पिछले क्लास के अंदर। सो दिस इज समथिंग ऑल वी हैव डन, एंड ये हम मेम्ब्रेन भी यहाँ पे देख चुके थे यहाँ पे। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो, ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन हैंड रेज करना पड़ेगा आपको क्वेश्चन आंसर देने के लिए। सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। आपको रॉन्ग स्टेटमेंट मुझे यहाँ पे बताना है, लेकिन आपको करना पड़ेगा आपका हैंड रेज आपको सही आंसर बताने के लिए। सो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपके हिसाब से यहाँ पे रॉन्ग है? ध्यान से देखिए, कर सकते हो आप। और किसी ने हैंड रेज किया है, प्रिया ने फिलहाल किया है। प्रिया के अलावा लेसी और कौन यहाँ पे हैंड रेज करेगा? कृतिका ने किया है। एंड आई एम होपिंग फॉर ऑल मोर पीपल टू रेज द हैंड। देन सलम, दीक्षा, ओके, ठीक है, देन इशिता, ऑलराइट, वेरी गुड। ठीक है, सलम बताइए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग है आपके हिसाब से? सर ऑप्शन डी। ऑप्शन बी कह रही है सलम यहाँ पे, ठीक है। इशिता कुमारी, आप बताइए कौन सा स्टेटमेंट आपके हिसाब से रॉन्ग है यहाँ पे? सर ऑप्शन बी। ये भी ऑप्शन बी कह रहे हैं, ठीक है। कृतिका, आप भी बता दीजिए कौन सा स्टेटमेंट आपको लग रहा है यहाँ पे रॉन्ग है? सर ऑप्शन बी। राइट, तो जो लोग भी यहाँ पे ऑप्शन बी कह रहे हैं उनका यहाँ पे बात बिल्कुल सही है। पिलाई एंड फिमरिया आर मेनली इन्वॉल्व इन मोटिलिटी, ये बात गलत है। इनका कोई रिलेशन नहीं होता स्विम करने से। आपका बैक्टीरिया अगर स्विम करना चाहता है तो वो फ्लैजेला का इस्तेमाल करेगा, इनका कोई काम नहीं होता स्विमिंग को लेके। सो दैट इज व्हाई ऑप्शन बी बिकम्स अ करेक्ट आंसर। आप लोगों ने हैंड रेज किया था, गुड टू सी दैट। सो यस, दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर ओवर हियर, बिल्कुल सही, वेरी गुड, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने यहाँ पे आता है। द टर्म ग्लाइकोकैलिक्स इज यूज फॉर, हैंड रेज करना पड़ेगा आपको इसका आंसर देने के लिए। द टर्म ग्लाइकोकैलिक्स इज यूज फॉर, किस चीज के लिए ग्लाइकोकैलिक्स ये टर्म जनरली यूज किया जाता है? ठीक है, मोनिका, इशिता एंड सलम ने अभी तक हैंड रेज किया है। एंड चलिए बेटा, मोनिका आप बताइए क्या आंसर होगा इसका? A layer present between cell wall and membrane of option A. ऑप्शन ए कह रही है हम यहाँ पे ये व्हाट वाज इट, राइट, मोनिका। हाँ जी अंशिका बताइए क्या होगा इसके अंदर आंसर आपके हिसाब से? सर ए। आप भी ये कह रहे हो, ओके, ठीक है। देन कृतिका, आपको क्या लग रहा है क्या आंसर हो सकता है यहाँ पे? सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी के लिए यहाँ पे कृतिका, ठीक है, एक अलग आंसर आया। देन बताइए प्रिया, आपको क्या लग रहा है? सर डी, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी लग रहा है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा आप लोग। द टर्म ग्लाइकोकैलिक्स इज यूज्ड फॉर, तो किसी ने बोला है ऑप्शन ए, अ लेयर प्रेजेंट बिटवीन द सेल वॉल एंड द मेम्ब्रेन। ऐसा नहीं होता, ग्लाइकोकैलिक्स इज द आउटर मोस्ट लेयर। याद करिए, ग्लाइकोकैलिक्स आपकी सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, सबसे बाहर होता है आपका ग्लाइकोकैलिक्स। देन आपका आता है सेल वॉल, एंड देन यू विल हैव द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये होता है अरेंजमेंट, याद करिए, दैट इज द अरेंजमेंट यू विल गेट टू सी। सो ये भूलना मत आप लोग, सबसे बाहर आपका होता है यहाँ पे आपका ग्लाइकोकैलिक्स। आई जस्ट राइट ग्लाइको ओवर हियर।
then you will have the cell wall, and then you have हाँ जी, and then you have the plasma membrane. तो ये होता है आपका अरेंजमेंट, बिल्कुल सही. दिस इज गोइंग टू बी द अरेंजमेंट यू विल गेट टू सी. तो याद रखिए आप लोग यहाँ पे कि इसकी वजह से आपका ऑप्शन डी बनेगा करेक्ट आंसर, क्योंकि ऑप्शन डी क्या कह रहा है, अ लेयर सराउंडिंग द सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया. सो दैट इज व्हाई ऑप्शन डी बिकम्स अ करेक्ट आंसर. ऑप्शन ए वहां पे सही नहीं बैठता. ठीक है, ऑप्शन बी कह रहा है यार वो तो बीच में आ रहा है, सेल वॉल और मेम्ब्रेन का ऐसा तो नहीं है, ये तो सबसे बाहर होता है, सबसे आउटसाइड में होगा. ठीक है, तो क्या 18 क्वेश्चन यहाँ पे सबको समझ आ रहा है? इज द क्वेश्चन क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. ऑलराइट, चलिए ठीक है, ओके. देन इसका आंसर आप लोग अनम्यूट करके दे सकते हो. क्रोमोसोम इन बैक्टीरियल सेल कैन बी 1 and 3 इन नंबर, एंड आपके क्रोमोसोम यहाँ पे हो सकते हैं आपके बैक्टीरिया के अंदर 1 से 3 आपके हो जाते हैं. इनके फीचर बताइए क्या होगा वो. आर ऑलवेज सर्कुलर, आर ऑलवेज, बताइए बेटा, एबीसीडी बताइए, आप लोग बताइए क्या आंसर होगा इसके अंदर. ऑप्शन ए, सारे के सारे बच्चे राइट, किसी ने भी बोला है यहाँ पे. बट याद रखिएगा बैक्टीरिया के अंदर क्रोमोसोम हमेशा आपका रहेगा सर्कुलर, ऑलवेज गोइंग टू बी सर्कुलर. ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा. लीनियर हमारे अंदर होता है, हमारे सेल में अगर आप खोल के देखोगे तो आपको लीनियर मिल जाएगा. हमारे सेल के अंदर अगर आप देखते हो यहाँ पे, देन यू विल हैव दिस, खोल के अगर आप देखोगे तो यू विल हैव द लीनियर स्ट्रक्चर. बट बैक्टीरिया के अंदर ऑलवेज गोइंग टू बी सर्कुलर. तो ये बात प्लीज आप लोग याद रखना. अच्छा मुझे ये बता दो, सर्कुलर तो है आपके बैक्टीरिया के अंदर, क्या वो डबल स्टैंडर्ड है या सिंगल स्टैंडर्ड है? Double standard. हाँ जी, ऑलवेज गोइंग टू बी डबल स्टैंडर्ड. बिल्कुल, ऑलवेज गोइंग टू बी योर डबल स्टैंडर्ड इन बैक्टीरिया. ठीक है, राइट. ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसका आंसर मैं देता हूँ. द साइट ऑफ रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया इज गोइंग टू बी योर मेसोसोम्स. राइट, यहाँ पे आपका होता है रेस्पिरेशन. अगर आपको याद हो तो वी हैव डन दिस. आपका सेलुलर रेस्पिरेशन इज समथिंग हैपेंस इन द मेसोसोम, दैट इज समथिंग वी हैव ऑलरेडी डन. राइट. अच्छा, सेलुलर रेस्पिरेशन के अलावा और क्या करते थे मेसोसोम्स? वेरी गुड, राइट. और इसके अलावा और कुछ? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया. एंड योर सेप्टा फॉर्मेशन, राइट. इफ यू कैन रिमेंबर ऑल द स्मॉल स्मॉल थिंग्स, अगर आपको याद रहती है देन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन करने में तो आसानी होगी. स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करने में भी आपको लाइक दिक्कत नहीं आएगी. ठीक है. अच्छा, एक चीज यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि आपके जो प्लांट सेल होता है ना, वो एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड रहता है. कनेक्टेड मतलब कैसे उनका साइटोप्लाज्म एक दूसरे से रहता है कनेक्टेड. तो वो कनेक्शन आपका फॉर्म किया जाएगा, वो कनेक्शन जस्ट वेट, वो कनेक्शन आप फॉर्म करते हो विद द हेल्प ऑफ योर प्लाज्मोडेस्मेटा. प्लाज्मोडेस्मेटा की मदद से आप वो कनेक्शन फॉर्म करते हो. याद रखना, अगर आपसे कोई पूछे कि दो प्लांट सेल का साइटोप्लाज्म एक दूसरे से कनेक्टेड कैसे है, तो ये ब्रिज के जैसे कनेक्टेड है. और ये ब्रिज जो आपके सामने यहाँ पे है, दैट इज योर प्लाज्मोडेस्मेटा. तो इसकी वजह से आपके दो प्लांट सेल आपके यहाँ पे रहेंगे कनेक्टेड. सो विल फाइंड योर टू प्लांट सेल्स ओवर हियर विल रिमेन कनेक्टेड ओवर हियर. ठीक है, हमेशा रखना इट इज अ कनेक्शन विद द प्लांट सेल और कुछ नहीं. चलिए अब हम हमारा स्टार्ट करते हैं यहाँ पे एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम. लेट्स स्टार्ट विद माय एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम. इसको हम यहाँ पे देखते हैं, फटाफट थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. अब एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम जब भी आपके सामने टर्म आएगा तो आपको यहाँ पे कुछ ऑर्गेनल्स के नाम याद रखने पड़ेंगे. तो यहाँ पे कुछ ऑर्गेनल्स के नाम मैं यहाँ पे लिखूंगा, लाइक यू विल हैव एंडोप्लाज्मिक, हाँ जी, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. एक तो ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा, ये इसके अंदर आएगा. ठीक है. देन यू विल हैव, इसके बाद यू कैन हैव समथिंग लाइक योर गोल्गी apparatus. हाँ जी, यू विल हैव द गोल्गी apparatus. हाँ जी, वेरी गुड. तीसरा नाम आपने मुझे बता दिया, दैट इज योर लाइसोसोम्स. बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया. Vacuoles. And then you will have the vacuoles. Very good. तो ये है आपके 4 ऑर्गेनल एंड दिस 4 ऑर्गेनल बिकम पार्ट ऑफ माय एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम. तो याद रखना, जो मेरे चारों ऑर्गेनल है ना, ये कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं. दे वर्क इन कोऑर्डिनेशन. तो ये एक दूसरे से रिलेटेड है, राइट. एंड दे वर्क इन वेरी मच इन कोऑर्डिनेशन. सो दे वर्क इन कोऑर्डिनेशन. सो दे वर्क in coordination.
तो ये सारे मिलके कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं और आपके लिए एसेंशियल चीज आपको बना के देते हैं। तो याद रखना, जब भी आपके सामने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम टर्म आएगा तो यू विल हैव ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपरेटस, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स। ये 4 टर्म या ये 4 ऑर्गेनेल बनते हैं मेरे पार्ट ऑफ माय एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, एंड ऑल 4 ऑफ देम आर गोइंग टू वर्क इन कोऑर्डिनेशन। ये कोऑर्डिनेशन में एक तरीके से यहाँ पे ये लोग अपना काम करते हैं। दैट्स हाउ दे आर गोइंग टू वर्क ऑल द टाइम। ठीक है, तो चलिए इसको हम थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे डेफिनेशन। While the each membranous organelle is distinct in terms of structure and function, many of these are considered together as they are as an endomembrane system because their function are coordinated। यही आपको बताया गया है। ये स्टेटमेंट आपको ये कह रहा है कि इवन दो चारों के चारों ऑर्गेनल काफी अलग है एक दूसरे से, इवन दो चारों के चारों ऑर्गेनल काफी एक दूसरे से यहाँ पे अलग है, इवन देन इनको हम कहते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर हम इन्हें डालते हैं क्योंकि ये सारे के सारे कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। सो इसको ही हमें यहाँ पे सीखना है कि क्या काम करते हैं ये कोऑर्डिनेशन के अंदर और क्या आपको बना के ये लोग देंगे यहाँ पे व्हेन दे वर्क टुगेदर ऑल द टाइम। सो दैट इज समथिंग नाउ वी हैव टू सी इन दिस। ठीक है, चलिए। सो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम विल हैव, यही हमने जो यहाँ पे लिखा था, दैट इज समथिंग दे हैव मेंशन। ये सब चीजें आपको यहाँ पे मिल जाती है, तो ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, नाउ सिंस द फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम आर नॉट coordinated with above component, these are not considered as a part of my endomembrane system। तो बात ये की जा रही है, आपको बताया जा रहा है कि कौन नहीं है पार्ट ऑफ माय एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो याद रखना, एक आपका हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम। ये इन सब के कोऑर्डिनेशन में काम नहीं करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहता है, मैं अपना काम अलग से करूंगा, वो किसी के साथ कोरिलेट करके काम नहीं कर रहा। सेम चीज क्लोरोप्लास्ट कर रहा है, सेम चीज पेरोक्सिसोम कर रहे हैं। सो दीज 3 ऑर्गेनल्स आर नॉट अ पार्ट ऑफ माय एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ये चीज आप यहाँ पे रखना। तो देखो यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा समझने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं, आपको याद रखना है कि कौन आ रहा है इस टर्म के नीचे और कौन इस टर्म के नीचे नहीं आ रहा, और क्यों इन चारों को हम इस टर्म के नीचे रखते हैं। द आंसर इज दे वर्क इन कोऑर्डिनेशन, क्योंकि वो लोग कोऑर्डिनेशन में यहाँ पे काम करते हैं। दैट इज व्हाई वी कीप देम इनटू अ सिंगल टर्म, राइट। तो क्या इतनी चीज आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ये क्लियर है? चलिए फिर थोड़ा सा इसको और हम यहाँ पे देखते हैं। तो इस तरीके से आपके यहाँ पे पिक्चर आ जाती है। अगर आप देखोगे ना एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को ध्यान से, तो सबसे पहले आपका आता है ER, राइट। ER जुड़ा हुआ है आपके न्यूक्लियस के साथ। देखो यहाँ पे ER आपका काफी क्लोजली एसोसिएटेड है आपके यहाँ पे न्यूक्लियस के साथ, या न्यूक्लियर एनवेलप के साथ ये काफी एसोसिएटेड है। फिर ER के बाद आपका आता है गोल्गी, एंड देन गोल्गी के बाद फिर आप अपना बना सकते हो आपका लाइसोसोम से आपके वैक्यूल्स आप बना सकते हो। वो हम देखेंगे कि क्या कैसे वो बनाए जाते हैं, विल सी दैट। ठीक है, तो ये सीक्वेंस इसलिए हम ऐसे ही लिखते हैं हमेशा, ऑलवेज राइट अ सीक्वेंस लाइक दिस, ER, गोल्गी, लाइसोसोम्स एंड देन वैक्यूल्स, ताकि आप इनका जो काम करने का तरीका होता है ना वो आप समझ पाओ, हाउ दे वर्क एंड किस तरीके से कोऑर्डिनेट करते हैं। सो लेट्स ट्राई टू सी दैट। क्लियर? हमारा हम लोग जर्नी स्टार्ट करते हैं हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो आप ये देख सकते हो, इट इज इन अ क्लोज एसोसिएशन विद न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप या न्यूक्लियस के साथ ये काफी क्लोजली यहाँ पे एसोसिएटेड है, आप यहाँ पे देख सकते हो। अब जब आप बात करते हो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, और अगर आप इस पिक्चर को देख पा रहे हो तो इसमें आपको कुछ चीजें दिखेगी। सो ये जो आपको ये जो लंबे लंबे आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहे हैं, वी कॉल देम एज अ सिस्टर्ने। We call them as a cistern. So ER के अंदर आपको एक टर्म काफी कॉमनली मिलेगा, that is your cistern. So ये जितने भी आपके लॉन्ग स्ट्रक्चर्स जो आपके यहाँ पे दिख रहे हैं, you call them as a cistern over here. That's one thing, right? बीच में जो आपको यहाँ पे स्पेस दिखता है, ये जो बीच का जो स्पेस यहाँ पे है, इस स्पेस को हम बोलते हैं यहाँ पे ल्यूमेन। The space in the center is called as my lumen. तो बीच में जो आपको स्पेस मिला, यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है सिस्टर्नल स्पेस, बट इसका एक और नाम है आपका यहाँ पे एज ए ल्यूमेन। सो यू कॉल देम एज ए ल्यूमेन ओवर हियर, राइट। तो ये दो चीज आती है, आपको सिस्टर्न में मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए, राइट। तो अगर मैं आपको यहाँ पे पिक्चर में दिखाऊं, एक छोटी सी अगर पिक्चर बना के समझाऊं आपको यहाँ पे, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो, सो यू विल फाइंड सच स्ट्रक्चर्स, विल गेट टू सी ना, यू विल गेट टू सी सच स्ट्रक्चर्स इन द योर ER, राइट। सो ये जितने भी आपके स्ट्रक्चर्स यहाँ पे, ऑल द स्ट्रक्चर्स ओवर हियर आर कॉल्ड एज माय सिस्टर्न, राइट। और बीच में जो मेरा स्पेस है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज ए ल्यूमेन।
अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि यार मेरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो आपका यहाँ पे ये करता क्या है, राइट। ये एक तो आपका स्ट्रक्चर लगा हुआ है जहाँ पे सिस्टर्न ल्यूमेन आपको काफी क्लियर दिखेगा। एक और चीज मैं यहाँ पे ऐड करूंगा जिसे हम कहते हैं वेसिकल्स। एक और टर्म मैं यहाँ पे ऐड करूंगा जिसे हम कहते हैं वेसिकल्स। देयर इज वन मोर टर्म आई विल ऐड, यू कॉल देम एज अ वेसिकल्स। फिलहाल के लिए भूल जाओ कि वेसिकल्स क्या होता है, मैं ये आपको समझाता हूँ, ठीक है। क्या आपको सिस्टर्न ल्यूमेन क्या होता है वो समझ आ रहा है आपको यहाँ पे? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. हाँ जी, अब एक बात आप ध्यान से सुनिए कि जब भी आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हो तो आपको इसके अंदर मिलते हैं दो टाइप। यू गेट टू सी ओवर हियर टू टाइप्स ओवर हियर इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Endoplasmic. हाँ जी, एक आपका होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सो आर रफ आरईआर, रफ ईआर, और एक आपका यहाँ पे होगा स्मूथ ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आई जस्ट राइट ईआर ओवर हियर, राइट। तो ये दो टाइप के आपको मिल जाते हैं। अगर आप इस पिक्चर को देखोगे ना ध्यान से तो आप देखोगे कि रफ के ऊपर कुछ लगा हुआ है। जो रफ है यहाँ पे, इनके ऊपर आपको कुछ डॉट 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 स्ट्रक्चर्स आपको यहाँ पे लगे हुए आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, राइट। Yes, sir. स्मूथ के ऊपर कुछ भी लगा हुआ नहीं होता, इसलिए शायद उसे स्मूथ कहते हैं, शायद नहीं इसलिए ही उसे वहां पे स्मूथ कहते हैं क्योंकि उसके ऊपर कुछ लगा हुआ नहीं है। सो क्वेश्चन यहाँ पे यार कि क्या लगा हुआ है मेरे यहाँ पे। सो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे याद रखना, एक्सक्यूज मी, इस पे याद रखना, यू विल हैव राइबोसोम्स अटैच ऑन देम। Ribosomes are attached. तो राइबोसोम्स आपके यहाँ पे रहेंगे अटैच्ड, ये बात याद रखना। राइबोसोम्स आपके रहते हैं अटैच ऑन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर आपसे पूछता है कि ये राइबोसोम्स कौन से हैं तो आपने बोलना है आपने यहाँ पे एटीएस। देखो एक बात याद रखना, हाँ जी एक बात याद रखना आप लोग यहाँ पे, हम लोग अब यूकैरियोटिक सेल पढ़ रहे हैं, ठीक है। आपका बैक्टीरिया खत्म हो गया काफी टाइम पहले। सो अब हम बात करेंगे हमारे राइबोसोम्स की, विच आर गोइंग टू बी द एटीएस, राइट। यूकैरियोट्स के अंदर आपको एटीएस मिलता है, प्रोकैरियोट्स के अंदर बेटा आपको मिलता था आपका 70s। 70s. हाँ जी, तो एटीएस राइबोसोम्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं लगे हुए इसके अंदर, राइट। अब बात करते हैं कि यार इनका काम क्या होता है। ये जो मेरा आरईआर है यहाँ पे, इसका काम क्या होगा, याद रखना। आरईआर विल प्ले अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस। सो प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर इन्होंने एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है। सो आरईआर आर नोन फॉर माय प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। एक ये चीज याद रखना, एक और चीज याद रखना कि आरईआर इज आल्सो नोन फॉर, चलो प्रोटीन तो आपने बना दिया, प्रोटीन बनाने में आपकी बड़ी मदद करता है आपका आरईआर, ठीक है। उसके बाद याद रखना कि इवन इट प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोटीन फोल्डिंग। प्रोटीन फोल्डिंग में भी आपकी बॉडी जरूरी मदद करेगा। सो इवन इट विल प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन माय प्रोटीन फोल्डिंग। अब मैं ये टर्म को आपको यहाँ पे समझाता हूँ। लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन दिस प्रोटीन फोल्डिंग। यहाँ पे समझाए हम लोग, यहाँ पे समझाते हैं आपको, ठीक है। समझो आपका एक प्रोटीन बनाता है हम लोग, समझो हमने यहाँ पे एक हमारा प्रोटीन बनाया, वी हैव मेड अ प्रोटीन, ठीक है। वो प्रोटीन कुछ आपका यहाँ पे दिख रहा है, समझो इस तरीके से, ठीक है। ये आपका आरईआर ने ये प्रोटीन बना दिया, एक लंबी सी चेन आपके प्रोटीन की बना दी। याद रखना ये प्रोटीन अभी फिलहाल आपके कोई काम का नहीं है जब तक इसको हम फोल्ड ना करें, जब तक इसको एक हम फोल्ड करके इसका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर ना बना दें। तो ये जो प्रोटीन हमने यहाँ पे बनाया है इसकी करनी है पड़ेगी हमको यहाँ पे फोल्डिंग। तो फोल्डिंग करने के बाद शायद इसका एक पर्टिकुलर शेप आपका यहाँ पे बन जाएगा। सो दिस इज माय फोल्डेड प्रोटीन, दिस इज माय फोल्डेड प्रोटीन। और जब प्रोटीन को फोल्ड किया जाता है, जब उसको एक पर्टिकुलर शेप दिया जाता है, उसके बाद वो फंक्शनल होता है, उसके बाद ही वो अपना काम करना चालू कर पाएगा। अगर आप प्रोटीन को फोल्ड नहीं कर रहे सही से, अगर आप उसको एक सर्टेन स्ट्रक्चर आप नहीं दे रहे, तो याद रखना वो प्रोटीन आपके कोई काम का नहीं है, ठीक है। तो याद रखना ये जो प्रोटीन की जो फोल्डिंग होती है, एक प्रोटीन बन गया मतलब ऐसा नहीं कि सब कुछ हो गया, उस प्रोटीन को आपको फोल्ड करना पड़ेगा और वो करने के लिए आप यूज करते हो यहाँ पे आपका आरईआर। सो आरईआर प्रोटीन बनाता भी है और उसकी फोल्डिंग भी करता है ताकि उसको एक पर्टिकुलर शेप बना के दिया जा सके, ठीक है। तो क्या ये वाली बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ना है तो प्लीज बता देना, कोई भी चीज अगर लगे कि रिपीट करने तो हम लोग रिपीट कर देंगे, ठीक है। इसको भूलना मत क्योंकि ये चीज समझने वाली है इसलिए, ठीक है। तो जब भी आपका प्रोटीन बनाया जाता है इट हैज टू अंडरगो फोल्डिंग, और फोल्डिंग सही से होनी चाहिए,
सिंपल सी बात है, अगर फोल्डिंग गलत से हुई तो कोई मतलब नहीं है, वो प्रोटीन काम नहीं करेगा। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगर समझो गलती से आपका प्रोटीन गलत फोल्ड हो गया, ठीक है, उसको फोल्ड अलग तरीके से करना था और वो अलग तरीके से फोल्ड हो गया। समझो ये आपके प्रोटीन को लाइक इस तरीके से आपका लाइक प्रोटीन था, उसको इस तरीके से आपका फोल्ड करना था, आपका उल्टा फोल्ड हो गया। अगर ऐसा कुछ कभी होता है ना, ये सिर्फ एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो पता है क्या करेगा आपका आरईआर? आरईआर उसे बाहर निकालेगा, उस प्रोटीन को बाहर निकालेगा और इस तरीके से बाहर निकालेगा कि उसे कोई ना कोई एंजाइम आकर उसे खत्म कर दे। सो व्हाट इट विल डू नो, उस प्रोटीन को आई वुड, अगर मैं सिंपली कहूं तो उस प्रोटीन को हम खत्म कर देते हैं। अगर प्रोटीन गलत तरीके से हो गया आपका पैक्ड, तो उसको आप वहां के वहीं आप खत्म कर दोगे, ठीक है। अब ऐसा क्यों किया जाता है, कोई मुझे सोच के बता सकता है व्हाई इट इज बीन डन? क्यों आपने प्रोटीन को उसको खत्म कर दिया, क्यों उसे तोड़ दिया आपने? कैन एनीवन टेल मी? सर उसे लगेगा कि ये कोई बैक्टीरियल नहीं है, मतलब ये इन्फेक्टेड है प्रोटीन, तो एक अच्छा स्कूल ऑफ थॉट था, ठीक है। एनीथिंग एल्स उसके अलावा और कुछ? ये अच्छा चलो मैं ये आपको, कोई फंक्शन निकाल सकता है हाँ बोलो बेटा, वापस बोलना। कि अब ये प्रोटीन जो है अब फंक्शन नहीं कर सकता कोई। हाँ ये तो बात सही है कि ये फंक्शन नहीं करता, आपने इसे तोड़ दिया, राइट, आपने इसको तोड़ दिया, लेकिन ये तोड़ा क्यों? रख देता वहां पे कहीं पे कोने में। चलिए मैं आपको बताता हूँ, सुनिए मेरी बात। देखो एक सिंपल सा आपको एग्जांपल देता हूँ। समझो आपकी आपकी खुद की बिस्किट की फैक्ट्री है, ठीक है, आपकी बिस्किट की फैक्ट्री आप यहाँ पे, और आप अपना ऑटोमेटिक मशीन के अंदर आपके बिस्किट आते हैं बन के, उनका पैकिंग होता है और वो बाहर निकलते हैं। समझो एक बिस्किट का पैकेट बनना जिसमें जो बिस्किट है वो पूरे टूटे हुए हैं, एकदम उसका चूरा है वहां पे, मतलब बिस्किट है ही नहीं, सिर्फ उनका लाइक ऐसे पाउडरी फॉर्म है। तो क्या आप इसे मार्केट में जाने दोगे? नो नो सर। नहीं जाने दोगे ना तुम। क्यों नहीं जाने दोगे? तुम्हारा क्वालिटी की बात हो जाती है यहाँ पे। तुम यस मार्केट में से इसलिए नहीं भेजे कि तुम्हारे क्वालिटी के ऊपर कंसर्न आ जाएगा, क्वेश्चन आ जाएगा। सो यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो? क्वालिटी कंट्रोल कर रहे हो। तुम ध्यान रखो यार, सिर्फ सही से जो बिस्किट बने हैं वही आगे जाए। ऐसा कोई बिस्किट अगर पैकेट अगर बन जाता है तो वो आगे ना जाए, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है तुम्हारे कंपनी के लिए, राइट। वही चीज यहाँ पे होती है, आप यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल करते हो। अगर सही से प्रोटीन फोल्ड नहीं होता उसे आप खत्म कर दो, क्योंकि अगर ये कहीं पे जाके लग गया, ये कुछ उल्टा से उल्टा काम करेगा, क्योंकि वो सही से बना हुआ नहीं है। समझो इस बात को कि प्रोटीन मेरा सही से नहीं बना है, फोल्डेड नहीं है, देन इसको आप खत्म कर दो, नहीं तो ये बाहर जाके इसने कुछ गलत काम कर देना है और सारी प्रॉब्लम सेल के ऊपर आएगी। तो ये बात याद रखना, दैट इज व्हाई इट डज द क्वालिटी कंट्रोल वाली चीज, ठीक है। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। तो याद रखना, प्रोटीन सिंथेसिस एंड प्रोटीन फोल्डिंग, क्या इतनी चीज आपको यहाँ पे याद रहेगी? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यस यू? सर। यस सर यस सर। ठीक है, ऑलराइट। यस तो हम सर यहाँ पे देख लेते हैं, दैट इज माय ग्लाइकोसिलेशन। ग्लाइकोसिलेशन, ये चीज भी आपका करता है आर्या, दैट इज समथिंग आल्सो डन बाय माय आर्या। आर्या आल्सो कैरिड आउट द ग्लाइकोसिलेशन। अब ग्लाइकोसिलेशन को मैं सिंपल टर्म्स में समझाता हूँ। प्रोटीन के ऊपर, समझो मेरा एक प्रोटीन है, समझो ये मेरा एक प्रोटीन है, ठीक है, ये मेरा यहाँ पे एक प्रोटीन है। अगर मैं प्रोटीन के ऊपर, जैसे मैंने फोल्ड कर दिया, अगर मैं प्रोटीन के ऊपर अगर मैं लगाता हूं एक शुगर मॉलिक्यूल, अगर प्रोटीन के ऊपर अगर मैं एक शुगर मॉलिक्यूल लगाता हूं, तो ये है मेरा शुगर मॉलिक्यूल, दिस इज माय शुगर मॉलिक्यूल। कई बार लगाया जाता है, कई बार लगाया जाता है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग, या ऐसे प्रोसेस को जहां पे आप शुगर मॉलिक्यूल लगा रहे हो प्रोटीन के ऊपर और कभी कभी लिपिड के ऊपर, सो यू कॉल देम एज अ ग्लाइकोसिलेशन। ग्लाइकोसिलेशन। तो ये बात याद रखना कि जब भी आपका शुगर मॉलिक्यूल लगाया जाता है आपके प्रोटीन के ऊपर, या जब भी आपका शुगर मॉलिक्यूल ऐड किया जाता है किसी स्ट्रक्चर के ऊपर, तो उसे हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ ग्लाइकोसिलेशन। और वो चीज भी आपका किया जाएगा आपके आरईआर के अंदर। तो ये चीज आपको रखनी है यहाँ पे याद। तो क्या आरईआर आपको यहाँ तक क्लियर है? इज द आरईआर क्लियर टू ऑल ऑफ यू यहाँ तक आपको? यस सर ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बढ़िया बढ़िया। वी ओनली हैव लाइक लास्ट 5 to 6 मिनट्स, तो हम थोड़ा सा एससीआर को भी यहाँ पे देख लेते हैं फटाफट। अगर मैं एससीआर की बात करूंगा ना, तो याद रखना इसका काम क्या होता है। पहली चीज, इस पे कोई राइबोसोम अटैच नहीं है, सो नो राइबोसोम्स अटैच ओवर हियर, ठीक है। सो यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। सो यू विल हैव नो राइबोसोम्स अटैच्ड। बिल्कुल ये आपका यहाँ पे रहता है स्मूथ, राइट। अगर आपसे कोई पूछता है कि यार इसका काम क्या होता है, व्हाट इज द रोल ऑफ द एससीआर,
देन आप यहाँ पे बोल सकते हो लिपिड सिंथेसिस, दैट इज वन ऑफ द वेरी कॉमन रोल ऑफ योर एससीआर। लिपिड सिंथेसिस आपका एक बड़ा ही कॉमन रोल आपके होता है एससीआर का, लिपिड का सिंथेसिस करना। इसके अलावा ये कई सारे आपके स्टेरॉइड हार्मोन्स बना के देता है। तो नंबर ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स आर बीन क्रिएटेड बाय माय एससीआर। तो कई सारे स्टेरॉइड हार्मोन्स भी आपका एससीआर आपको बना के देता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपने बचपन में सुना होगा, आपने पढ़ा होगा कुछ आपके हार्मोन्स के नाम, जैसे लाइक योर टेस्टोस्टेरॉन, यस सर। ये सुना होगा, 10th में ही पढ़ा होगा आपने ये टेस्टोस्टेरॉन, Yes, sir. राइट। Yes, sir. फिर फीमेल में कौन सा होता है? Estrogen. ईस्ट्रोजन, वेरी गुड, ईस्ट्रोजन आपका होता है। हाँ जी, तो ये ईस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरॉन आर द एग्जांपल ऑफ माय स्टेरॉइड हार्मोन, इनको हम कहते हैं एज अ स्टेरॉइड हार्मोन। तो ये आपको ये बना के देगा, तो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, जब आप ज्यादा अल्कोहल पीते हो तो आपका कौन सा ऑर्गन डैमेज होता है? Liver. लीवर। लीवर, राइट, लीवर आपका डैमेज होता है। लीवर। हाँ जी, याद रखना लीवर के अंदर आपको बहुत सारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको देखने के लिए मिलेंगे। लीवर के अंदर आपको बहुत ज्यादा अमाउंट में आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने के लिए मिलते हैं, और उनका काम होता है डिटॉक्सिफिकेशन। सो लीवर इज नोन फॉर योर डिटॉक्सिफिकेशन। सो याद रखना एससीआर का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट काम होता है क्या करना? डिटॉक्सिफिकेशन करना। तो कभी अगर बॉडी के अंदर कोई टॉक्सिक चीज बनती है, अगर कोई बॉडी के अंदर कोई टॉक्सिक चीज बनती है तो उसको वो कन्वर्ट करता है नॉन टॉक्सिक फॉर्म में। एक बार फिर आप आराम से सुनिए, अगर कोई हार्मफुल चीज अगर आपकी बॉडी में बन जाती है, जिसे हम कहते हैं टॉक्सिक चीज, तो उसे नॉन टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम होता है मेरे यहाँ पे स्मूथ ईआर का। सो अगर आपका कुछ टॉक्सिक बनता है अगर बॉडी के अंदर, इफ यू फाइंड सम टॉक्सिक गेटिंग फॉर्म, देन इसको हम कन्वर्ट करते हैं इनटू द नॉन टॉक्सिक फॉर्म के अंदर, और ये काम मेरा यहाँ पे किया जाएगा बाय माय एसईआर। हाँ जी, स्मूथ ईआर आपका ये काम करता है, और इनका नंबर बहुत ज्यादा होता है आपके लिवर के अंदर। इसलिए अगर आपने शायद सुना होगा या नहीं सुना तो जान लो कि लिवर डिटॉक्सिफिकेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है आपके बॉडी के अंदर। इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिटॉक्सिफिकेशन। और वो क्यों कर पाता है? बिकॉज इसके अंदर बहुत सारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। तो बेसिकली जब कोई अल्कोहल कंज्यूम करता है ना, तो अगर कोई कम अमाउंट में कर रहा है तो लीवर उसे संभाल लेता है, लीवर उसे संभालता है और लीवर उसे लाइक कन्वर्ट करता है, अगर कोई जो भी टॉक्सिक चीज बन रही है उसे वो कन्वर्ट कर देता है। लेकिन अगर कोई लाइक काफी क्रॉनिक एल्कोहलिक है, काफी लाइक एल्कोहल कंज्यूम करता है, देन लीवर भी हाथ खड़े कर देगा उसके बाद। लीवर विल लाइक कि नाउ आई कैन नॉट डू एनीथिंग ओवर हियर, राइट, व्हाटएवर आई कुड हैव डन आई हैव डन एंड दैट्स इट। एंड तब आपका लीवर भी आपका वहां पे हो जाता है डैमेज। सो दैट्स व्हाट एक्चुअली हैपेंस। तो इतनी चीज पहले आप यहाँ पे याद रखना, लिपिड सिंथेसिस, स्टेरॉइड हार्मोन सिंथेसिस, एंड उसके साथ साथ इट प्लेज अ रोल इन माय डिटॉक्सिफिकेशन। और याद रखना एससीआर आपको काफी ज्यादा मिलेगा आपके लिवर के अंदर। तो क्या इतनी चीज आप सबको यहाँ पे क्लियर है? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Glycosylation वाला समझा दोगे? एक बार फिर बोलिएगा। Yes, sir. Glycosylation वाला। हाँ, ग्लाइकोसिलेशन का मतलब यहाँ पे ये होता है कि अगर आप प्रोटीन या किसी और बायोमोलिक्यूल के ऊपर अगर आप शुगर मॉलिक्यूल अटैच करा रहे हो, अगर आप कोई शुगर मॉलिक्यूल्स पे अगर आप अटैच करा रहे हो, तो उसको हम यहाँ पे बोलते हैं एज अ ग्लाइकोसिलेशन। उसको हम बोलते हैं एज अ ग्लाइकोसिलेशन। सो ग्लाइको मतलब एक शुगर मॉलिक्यूल अटैच कराना, राइट। ये सबसे सिंपल फॉर्म में आपको बता रहा हूँ कि अगर शुगर मॉलिक्यूल अगर आप अटैच कराते हो किसी प्रोटीन के ऊपर या किसी और बायोमोलिक्यूल के ऊपर, तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ ग्लाइकोसिलेशन। और ये चीज भी आपकी होती है आपके आरईआर के अंदर। दैट इज आल्सो समथिंग व्हिच हैपेंस इन द आरईआर, ठीक है। सो दैट शुड बी क्लियर टू यू। Yes, sir. सो आई होप सबको समझ आ रहा है। कृतिका, सलम, यस सर। देन वी हैव अंशिका, मोनिका, अंशिका, one more अंशिका we have. आप सबको भी समझ आ रहा है? Like I'm just saying few names, but I hope it's clear to all of you. Yes, sir. Yes, sir. And Yes, sir. and all the other people over here. I hope you are also getting this thing. So ये चीजें आपको फिलहाल के लिए याद रखनी है। अब क्लास को रैप अप करने के पहले हम लोग एक यहाँ पे करेंगे, हमारा क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, क्या करेंगे हम क्लास के एंड में, क्या करते हैं बताइए आप? All and all, sir. राइट। हम लोग यहाँ पे
पोल रन करेंगे, ठीक है। सो विल क्विकली रन अ पोल ओवर हियर। तो चलिए 2 मिनट रुकेगा, 2 मिनट। ऑल ऑफ यू आर लाइक, ठीक है, सबको पता चल गया क्या हो रहा है क्लास के एंड में। तो चलिए हम पोल रन करते हैं यहाँ पे, जस्ट वेट अ मिनट। ठीक है, क्या आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन ध्यान से देख लो और उसका आंसर दिमाग में बिठा लो, ठीक है। सुनो मेरी बात ध्यान से, कुछ बोलना नहीं है आपने, Yes, क्वेश्चन sir. को देख लो, आंसर को दिमाग में बिठा लो, अभी पोल पे हम लोग उसे आंसर करेंगे। सो क्वेश्चन सब लोग देख लीजिए ध्यान से। अ मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड, लिपिड बनाने की सबसे बढ़िया जगह आपके यहाँ पे कौन सी है? चलिए हम लोग पोल रन करते हैं। लेट्स क्विकली रन द पोल ओवर हियर। तो चलिए आ जाइए सब लोग। इतना एंथुसियाज्म के साथ मैं आपको बुला रहा हूँ, चलिए। आप लोग को, काफी लोग को दिखता भी नहीं है पोल, बट ठीक है, ऑलराइट, दिखेगा, आज दिखेगा सबको होपफुली। चलिए चलिए, सो नाउ वी हैव रन दिस। अभी पोल अभी रन हो रहा है, तो आपके सामने पोल लॉन्च होगा, राइट? हाँ जी सोहिन, वेरी गुड। अब पोल पे भी आंसर करिए। सो पोल लॉन्च हो चुका है, पोल लॉन्च हो चुका है। आई होप सबको यहाँ पे पोल दिख रहा है। Yes, sir. The question दिखा दे sir. सलम कुछ कहना चाहती है? हाँ जी सलम बताइए। Question. Sir, question तो दिखा दो। ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर दिखा देता हूँ आपको मैं। यहाँ पे क्वेश्चन पे वापस आ जाते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे देखिए एक बार फिर ध्यान से। अ मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड इज, अ मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड इज, कौन सा इनमें से? ए बी सी डी। अब आप पोल पे आंसर करिएगा, ध्यान से ऑप्शन को याद कर लीजिए और आंसर करिए पोल के ऊपर। चलिए, कृतिका कुछ कहना चाहती है। कृतिका आप भी पोल पे आंसर करिएगा। ऑलराइट, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है बेटा, आंसर आ गया आप सबके यहाँ पे। सोहिन ने भी आंसर कर दिया, जो आंसर उनका सही है। एंड जो लोग पोल पे आंसर नहीं कर पाए, आई होप आप लोग आंसर कर पाए होंगे, आपको आंसर आता होगा। सो कलेक्टिवली आप बता दीजिए एक बार कि आंसर क्या था इसका? Option D. ऑप्शन डी, SCR, राइट, बिल्कुल सही, ये आता आपके Option D. हाँ जी, राइट, दैट वाज द आंसर ओवर हियर, ठीक है। सो दैट इज समथिंग वी हैव डन आज की क्लास।